बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 12 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाजत, मुसन्निफ मोहीउद्दीन नवाब, आवाज नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 12। वो फिर किचन की तरफ चली गई। जैसे ही नजरों से ओझल हुई, मुराद ने जेब में हाथ डालकर वो नन्हा सा पैकेट निकालना चाहा जिसमें ख्वाब आवर गोलियां थीं, लेकिन उस जेब में पैकेट नहीं था। उसने जल्दी से दूसरी जेब में हाथ डाला। दूसरी जेब में भी पैकेट नहीं था। वो परेशान होकर कोट की जेबों में हाथ डालने लगा, कभी इस जेब में कभी उस जेब में। वो उजलत और परेशानी में किचन की तरफ देखता जा रहा था कि कहीं वो पहुंच न जाए। सफा नंबर 130। आखिर वो नन्हा सा पैकेट मिल ही गया। उसने पैकेट में से 2 ख्वाब आवर गोलियां निकाली, फिर जल्दी से उन्हें मूना की प्याली में डालकर चमचे से हिलाने लगा। वो गोलियां कॉफी में यूं हल हो रही थी जैसे वो प्याली ना हो, मूना का दिल हो, और वो खुद गोलियों की तरह उसके दिल में हल होता जा रहा हो। वो उसके साथ अस्पताल से मकान आने तक कितनी ही तफरीगाहों में घूमता रहा। उसके साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाया। उसने तरह तरह से उसका दिल बहलाने की कोशिश की। उसके दिल में उतरने के कितने ही रास्ते तलाश करता रहा, लेकिन मूना उसके साथ हंसने बोलने के बावजूद एक फासला रखती थी। अपने आप को इतना रिजर्व रखा कि वो किसी बहाने से भी उसका हाथ ना थाम सका। उसकी निगाहों के सामने अस्पताल का मंजर था, जहां कामरान बिस्तर पर लेटा हुआ था और मूना ने पहले उसका हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। इसके बाद कामरान ने उसके हाथ को थाम लिया था, लेकिन वही हाथ मुराद के हाथ में नहीं आ रहा था। मूना की बेदारी उसे दूर करती थी। अगर वो ख्वाबीदा हो तो वो फौरन ही अपनी जगह बैठ गया, क्योंकि कदमों की आहट सुनाई दी थी। मूना किचन से आ रही थी। वो आते ही बोली, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हूं। हालांकि आपने मेरा दिल बहलाने की बेइंतहा कोशिश की। यही देखिए, अभी किचन में शुगर पॉट रख कर आई थी। वहां जाकर देखती हूँ तो नजर ही नहीं आ रहा है। जाने कहाँ रख दिया है? मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, मैं फीकी कॉफी पी लूंगा। ऐसी भी क्या बात है? 2 कदम चलकर किचन में जाइए और खुद तलाश कर लीजिए, वरना आपको फीकी कॉफी लाने का मुझे अफसोस होगा। वो हंसते हुए उठकर बोला, मैं अभी आया। वो किचन की तरफ गया। जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, मूना ने अपनी प्याली उठाकर उसकी जगह रखी और उसकी प्याली अपने पास रख ली। दरअसल शुगर पॉट उसे किचन में मिल गया था। सफा नंबर 131। वो लेकर आ रही थी, लेकिन दरवाजे पर ठिठक गई थी। उसने देखा मुराद कोई चीज उसकी प्याली में डाल रहा था, फिर चमचे से हिलाता जा रहा था। चमचा हिलाने के दौरान उसने किचन के दरवाजे की जानिब देखा तो वो पीछे हट गई थी। उसे नजर नहीं आई थी। चुपचाप खड़ी सोच रही थी, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? क्या गुस्सा दिखाना चाहिए? लेकिन गुस्सा दिखाने से उसका क्या बिगड़ेगा? बल्कि वो इंतकामन इसका कुछ बिगाड़ सकता है। वो अकेली है, परदेश में है, पराए घर में है। उसे खूब सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। चंद लम्हों तक वो सोचने के बाद वो वापस गई। वहां शुगर पॉट के बर्तनों के पीछे छुपा दिया था। फिर वापस आकर मुराद को उसके लिए किचन में जाने पर मजबूर कर दिया। प्यालियां बदलने के बाद उसकी प्याली सामने रखी हुई थी। वो किसी का झूठा पीना गवारा नहीं कर सकती थी, इसलिए आधी प्याली को हाथ में लिए यूं बैठी रही जैसे आहिस्ता आहिस्ता चुस्की लेती जा रही हो। इतने में वो आ गया। कहने लगा, पता नहीं शुगर पॉट कहाँ रख दिया है, मैं यूं ही पी लूंगा।
कुछ ज्यादा फीकी नहीं है। वो अपनी जगह आकर बैठ गया। फिर उसने प्याली उठाकर एक घूंट लेते हुए पूछा, तुम नहीं पी रही हो? उसने अपने हाथ की प्याली जरा आगे बढ़ाकर दिखाते हुए कहा, आधी पी चुकी हूं। वो मुतमईन हो गया, ठहर ठहर कर पीने लगा। मोना उसे बातों में लगा रही थी। कभी अपनी प्याली होंठों तक ले जाती थी जैसे कॉफी पी रही हो, फिर उसे रख देती थी। मुराद बाजी पलटने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था, इसलिए इत्मीनान से एक एक घूंट पीते हुए उसने प्याली खत्म कर दी। मोना ने पूछा, क्या खाली हो गई? हाँ, तुमने अभी तक खाली नहीं की? मैं किसी का झूठा नहीं पीती। मैं समझा नहीं। सफा नंबर 132। मैं समझाती हूं। ये प्याली जो मेरे सामने है, इसकी आधी कॉफी मैंने इस गुलदान में उंडेल दी, आधी यूं की त्यों रखी हुई है। वो कहते कहते रुक गई। फोन की घंटी बज रही थी। मुराद ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाते हुए हेलो किया, फिर अपने फोन का नंबर दोहराते हुए पूछा, आप किससे बातें करना चाहते हैं? डॉक्टर जॉन हेनरी की आवाज सुनाई दी। मैंने ठीक 9 बजे इस नंबर पर फोन किया था, लेकिन तुम नहीं थे। हम 9:15 बजे यहां पहुंचे हैं। क्या मोना तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजार रही है? बेशक, मैं इससे 2 बातें करना चाहता हूं। मुराद ने रिसीवर मोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर जॉन हंटर माहिर नफ्सियात हैं, मेरा इलाज करते हैं। तुम अस्पताल में उनसे मिल चुकी हो, वो बात करना चाहते हैं। मोना ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो डॉक्टर, मैं मोना बात कर रही हूं। क्या आप कामरान के पास हैं? थोड़ी देर पहले वहीं था। वो बखैरियत है। अगर दवाओं ने खातिर ख्वाह असर दिखाया तो कल तक चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। क्या आप एक ऐसी औरत की किसी तरह मदद कर सकते हैं जो आपके मुल्क में आई हो, तन्हा हो, बेयारो मददगार हो? यकीनन मैं उसके काम आ सकता हूं, लेकिन ये बात तुम अपने मुतालिक कह रही हो। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मुराद एक नफ्सियाती मरीज है, वो किसी के लिए खतरनाक नहीं है। इससे कोई ऐसी वैसी हरकत, सरजर्द हो या वो ऐसी बात कह दे जो तुम्हारे मिजाज पर गिरां गुजरे तो उसे अपने शौहर की खातिर बर्दाश्त कर लेना। अच्छा हुआ डॉक्टर, आपने ये बात छेड़ दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक जहनी मरीज चाय में या कॉफी में ऐसी कौन सी दवा मिलाकर दे सकता है जिसके बाद उसकी तरफ से खतरा महसूस नहीं होना चाहिए? वो तुम्हें कभी जहर नहीं दे सकता। तुम उसके मेहमान हो, दोस्त की बीवी हो। वो इस हद तक कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसने कोई चीज मिलाई है तो उसके पास ख्वाब आवर गोलियां हैं। मेरा भी अंदाजा यही था। मैंने तुम्हारे जहनी मरीज की चाल वापस कर दी है। अपनी प्याली इसकी जगह रख दी थी और इसकी प्याली अपने पास। यूं उसने ख्वाब आवर कॉफी हलक में उतार ली है। इधर मोना कह रही थी, उधर मुराद हैरानी से सुन रहा था। फिर उसने अपने हलक में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने वाकई प्यालियां बदल दी थी? मोना ने रिसीवर के माउथ पर हाथ रखकर कहा, जी हां, अब आप रात भर आराम से सोते रहें। दूसरी तरफ डॉक्टर ने कहा, मिसेस कामरान, तुम मुराद को एहसास दिलाओ कि उसने ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल की हैं। अब वो गहरी नींद सो जाएगा। डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोलियां खाने के बाद मरीज झुंझलाहट में मुब्तला हो और सोने के बजाय उठकर टहलना शुरू कर दे या दौड़ना शुरू कर दे, तो इसका असर जायल हो जाए। ऐसा होता है, लेकिन मुराद कुछ और तरह का मरीज है। मैं जो दवा जिस मकसद के लिए देता हूं वो इस्तेमाल करते ही उसके ज़ेर असर आ जाता है। यकीनन अभी इन गोलियों के असर से सो जाएगा।
मुराद इनकी बातें सुन रहा था लेकिन परेशान हो रहा था, बड़बड़ा रहा था। नहीं नहीं, मैं सोना नहीं चाहता, मैं अभी जागना चाहता हूं। उसने अपनी जगह से उठकर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। मूना ने रिसीवर उसकी तरफ पटक दिया और उससे दूर हो गई। वो बोला, डॉक्टर, मैं मूना का दुश्मन नहीं हूं, मैं मूना का दुश्मन नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये परेशान है, मैं ये चाहता था कि ये परेशान है, कामरान के मुतालिक बहुत ज्यादा सोचती है, लिहाजा इसे आराम से सुला दूं। सफा नंबर 134। मैं समझता हूं तुम बहुत अच्छे हो, अपने दोस्त की बीवी के आराम का पूरी तरह ख्याल रखोगे। मूना ने पीछे हटकर किचन के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मेरे आराम का ख्याल नहीं है, तुम एक मरीज हो, जहनी मरीज हो, पागल हो। मुराद ने सख्ती से होंठों को भींचकर उसकी तरफ देखा। वो भागती हुई किचन के अंदर चली गई। उसने कहा, डॉक्टर, मूना मुझ पर शक कर रही है, मुझसे दूर भाग रही है। ठहरो, मैं अभी आता हूं। उसने रिसीवर रख दिया, किचन की तरफ जाना ही चाहता था कि वो दरवाजे पर नजर आई। इस बार उसके हाथ में चाकू था। वो दांत पीसने के बाद बोली, मैं जान पर खेलना जानती हूं और जान लेना भी जानती हूं, मेरे करीब आओगे तो अच्छा नहीं होगा। मूना, प्लीज मुझ पर शक ना करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारे शौहर का दोस्त हूं। ये एक कदम आगे बढ़ा, वो एक कदम पीछे हटकर बोली, मैं कहती हूं आगे ना बढ़ना। किचन की ये छुरी तुम्हारी जान नहीं ले सकेगी, लेकिन जितने भी जख्म लगेंगे वो सारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाएंगे। इसके साथ ही फिर मैं चीखना शुरू कर दूंगी। वो परेशान होकर बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम तमाशा बन जाए, तुम और हम तमाशा बन जाए। मैं ये नहीं चाहता कि हम तमाशा बन जाएं। तुम यकीन करो, मैं ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, न किसी बात का यकीन करूंगी। एक सवाल करती हूं, अगर मैं बेडरूम में जाकर ख्वाब आवर गोलियों के ज़ेरे असर होती और सो जाती तो तुम कमरे में कैसे आते, जबकि एक चाबी मेरे पास है? क्या दूसरी चाबी तुम्हारे पास नहीं है? वो जवाब ना दे सका, हिचकिचाने लगा। मूना ने कहा, मैंने इस वक्त ध्यान नहीं दिया था, एक चाबी लेकर रख ली थी, लेकिन तुम्हारी इस ख्वाब आवर गोलियों वाली हरकत ने चौकन्ना कर दिया और अकल आ गई कि मकान के हर कमरे की 2 चाबियां होती हैं। बहरहाल दूसरी चाबी भी मुझे दे दो। उसने एक गहरी सांस ली, जेब में हाथ डालकर उसे निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो डपट कर बोली, रुक जाओ, चाबी को मेज पर रखकर पीछे हट जाओ। तुम बहुत मोहताज हो, मैं चाहूं तो छुरी की परवाह ना करते हुए तुमसे छीन लूं, लेकिन मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। प्लीज मुझ पर एतबार करो, जो कि कर रही हूं, जो कह रही हूं वो करो। उसने चाबी मेज पर रख दी, फिर पीछे हट गया। वो आगे बढ़कर चाबी उठाते हुए बोली, मैं यहां से अस्पताल जा सकती हूं, ये ना समझना कि अजनबी हूं, भटक जाऊंगी। मेरे पास लंदन शहर का पूरा नक्शा मौजूद है, ऐसी गाइड बुक है जो मुझे मेरे कामरान तक पहुंचा देगी, लेकिन मैं इतनी रात को वहां जाकर उसके लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती। वो मजबूर और बेबस है और एक दोस्त की बददियानती के जवाब में कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे बेबसी और बेचारगी के एहसास में मुब्तला नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि वो आराम से वहां रहे, सेहतमंद हो जाए। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूं।
یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کے پاس گئی، دروازے کو کھولتے ہوئے کہا، میں صبح تک اپنے کمرے میں سوتی رہوں گی اور تمہیں تو خواب آور گولیاں سلا دیں گی۔ تم جاگنے کی انتہائی کوشش کرتے رہو گے لیکن بیدار نہیں ہو سکو گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ گولیاں ضرور اثر کریں گی کیونکہ اس قسم کی ہر دوا تم پر اثر کرتی ہے۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس پر بھی اطمینان نہ ہوا تو دروازے کے پاس رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے ٹیبل کو کھینچ کر دروازے سے لگا دیا۔ اس کے بعد 2 کرسیاں بھی وہاں لگا دی تاکہ وہ تالا توڑ کر بھی آنا چاہے تو دروازہ آسانی سے نہ کھل سکے۔ یا اتنی آواز ہو کہ وہ بیدار ہو جائے۔ صفحہ نمبر 136۔ وہ بند دروازے کے سامنے کھڑا مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ جب تک مونا نگاہوں کے سامنے تھی وہ اسے خوش مزاجی سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ دروازہ اس کے سامنے یوں بند ہوا جیسے منہ پر تماچا پڑا ہو۔ وہ غصے سے جھنجھلا رہا تھا، پھر وہاں سے پاؤں پٹکتا ہوا اپنے بیڈ روم میں گیا۔ یہ تو جانتا ہی تھا کہ پاکستان میں شراب پر مکمل طور پر پابندی ہے، وہاں کی عورتیں بھی شراب پینے والوں کو پسند نہیں کرتی، لہٰذا اس نے مونا کو اپنی شراب نوشی کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب غصے میں شراب پینا چاہتا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر الماری کھولی، اس میں سے ایک بوتل نکالی، پھر کچن سے ایک گلاس لا کر شراب انڈیلنے لگا۔ اسی وقت یاد آیا کہ خواب آور گولیاں کھانے کے بعد شراب نوشی کی جائے تو یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ وہ شراب انڈیلنے کے دوران رک گیا۔ وہ عورتوں سے جتنی نفرت کرتا تھا زندگی سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ جب سے مونا کو دیکھا تھا زندگی اور حسین نظر آنے لگی تھی۔ ابھی وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بوتل واپس رکھ دی، وہاں سے پلٹ کر دروازے کے پاس آیا، پھر دوسرے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، پھر بستر کے سرے پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کوئی کہہ رہا تھا اسے سو جانا چاہیے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر جان ہنٹر نے کوئی دوائی دی ہو اور اس کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا ہو۔ اس کا بھی اثر ہوگا اور وہ سو جائے گا، لہذا اسے بستر پر آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے لیٹ گیا۔ سونا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ بند دروازے کو توڑ نہیں سکتا تھا، کسی کے دل میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ شکست کا احساس شدت اختیار کر لے تو نیند اڑ جاتی ہے اور یہی شکست کا احساس نڈھال کر دے، تھکا مارے تو آدمی کمزور پڑ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ نیند آنے لگتی ہے اور پھر نیند یوں کیوں نہ آتی بلکہ اس پر دوائیوں کا اثر ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر 137۔ آہستہ آہستہ نیند آنے لگتی ہے اور پھر نیند کیوں نہ آتی جبکہ اس پر دوائیوں کا اثر ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر جان ہنٹر نے کاٹیج کے سامنے آ کر دیکھا۔ دروازہ بند تھا لیکن اندر روشنی تھی۔ دونوں ہی بیڈ روم روشن نظر آ رہے تھے۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا لیکن جواب نہیں ملا۔ کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ بٹن کو دبایا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد دستک دی، آواز بھی دی، مسٹر مراد دروازہ کھولو، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، پلیز دروازہ کھولو۔ جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر آواز دی، مسز کامران اگر تم جاگ رہی ہو تو مجھے آواز سے پہچانو، میں ڈاکٹر جان ہنٹر ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے فون پر بات کر چکا ہوں۔ اگر مراد سو رہا ہے تو سونے دو، میں اپنے اس مریض کے سلسلے میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اندر گہری خاموشی تھی۔ وہ ادھر سے گھوم کر ایک روشن کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کے شیشوں کے پیچھے پردہ تھا۔
पर्दे के बावजूद रोशनी झलक रही थी, लेकिन कमरे का अंदरूनी मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसका बेडरूम है उसे नहीं मालूम था। उसने खिड़की के शीशे पर दस्तक दी। मुराद, दरवाजा खोलो। या खिड़की खोल ही मुराद, दरवाजा खोलो या खिड़की खोल कर भी बातें करो। क्या वाकई सो गए हो? चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर पर्दा जरा सा सिरक गया। मोना नजर आ रही थी। डॉक्टर ने उसका यह अंदाज नहीं देखा था। वो किचन की छुरी हाथ में लिए खड़ी थी और डॉक्टर को हुर्रा कर देख रही थी। वो परेशान होकर बोला, मिसेस कामरान, ये क्या? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं जरूरी बातें करना चाहता हूं। मोना ने खिड़की को खोलते हुए कहा, मैं शरीफ आदमियों से नहीं डरती क्योंकि वो खुद अपनी इज्जत से डरते हैं। इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि किसी की मर्जी के खिलाफ कमरे में कदम भी रख सकें। उसके बावजूद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कामरान के एक दोस्त को आजमाया है, दूसरे को आजमाने की कतई जरूरत नहीं है। प्लीज आप चले जाएं। इतना बता दो, मुराद कहाँ है? क्या कर रहा है? सफा नंबर 138। वो जहन्नुम में गया। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैंने इससे बेडरूम की दोनों चाबियां ले ली थी। दरवाजे को अंदर से लॉक करके मेज और कुर्सियां लगा दी थी। अब वो कमरे में नहीं आ सकेगा। आएगा तो यहां से उसकी लाश निकलेगी। ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि नौबत यहां तक पहुंचेगी। मिसेस मोना कामरान, मैं तस्लीम करता हूं यहां आते ही तुम पर कुछ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन जोश में रहकर खून खराबी की बात करोगी या मुराद को नुकसान पहुंचाओगी तो अपने कामरान के साथ जेल में जाओगी। कोई तुम्हें बचाने वाला, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। तुम मियां बीवी फिर एक दूसरे से नहीं मिल सकोगे। मुझे कुछ समझाने से पहले तुम एक बात समझ लो, कोई भी शरीफ आदमी रात के वक्त किसी जवान औरत को मशवरे देने नहीं आता, लिहाजा दिन की रोशनी में बात होगी। गुड नाइट। उसने खिड़की एक झटके से बंद कर दी, पर्दे बराबर कर दिए। अब वो नजर नहीं आ रही थी। एक मसरूफ रहने वाले डॉक्टर को क्या पड़ी थी कि उनके मामलात में इस हद तक दिलचस्पी लेता और अपना वक्त भी बर्बाद करता रहता। दरअसल रजा मुराद उसे माकूल मुआवजा अदा करता था। दूसरे ये कि डॉक्टर कोई केस अपने हाथ में लेकर उसे बअहसन खूबी कामयाबी के साथ अंजाम देना चाहता था। इसके पास आने वाले कितने ही दिमागी मरीज नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। इस तरह उसकी शोहरत में इजाफा होता था। लोग चर्चे करते थे, पूरे वसूख से कहते थे कि डॉक्टर जॉन हंटर अपने मरीज के दिल की और दिमाग की गहराइयों तक पहुंचता है। इसके साथ यूं घुल मिलकर रहता है जैसे उसी के खानदान का फर्द हो। इस तरह वो उसकी जाती जिंदगी और खानदानी हालात की बहुत सी पेचीदगियों से वाकिफ हो जाता है। ऐसे तरीकाकार से इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल होती है। यही वजह थी कि वो इतनी रात को मुराद के सिलसिले में वहां चला आया था। बहरहाल उसे यकीन हो गया कि मोना सुबह तक अपने बेडरूम में बंद रहेगी और महफूज रहेगी। दूसरी तरफ उसका मरीज रजा मुराद गहरी नींद सो रहा था। उसकी दी हुई गोलियां ख्वाब आवर नहीं थी। डॉक्टर जॉन हंटर अपने मरीजों पर नफ्सियाती असर डालना खूब जानता था। सफा नंबर 139। दूसरी सुबह मुराद की आंख खुली। वो चंद लम्हों तक बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहा, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे याद आ गया कि पिछली रात दवा के जेरे असर सो गया था और मोना ने अपने बेडरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। वो फौरन ही बिस्तर से उतरकर तेजी से चलता हुआ कमरे के बाहर आया। दूसरा बेडरूम अभी तक बंद था। पता नहीं वो बाहर निकली भी है या नहीं।
उसने पहले किचन में जाकर देखा। पिछली रात जो चीजें जहां रखी हुई थी वहीं मौजूद थीं। किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया था। इसका मतलब यही था कि मुना अभी तक बेडरूम में है। उसने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। मुना, दरवाजा खोलो, दिन निकल आया है। पिछली रात जो कुछ हुआ मुझे उस पर निदामत है। बाय गॉड, तुम बाहर आओ, मुझे एक बदला हुआ इंसान पाओगी। जवाब नहीं मिला। वो खुश मिजाजी से कह रहा था, मगर जवाब ना मिलने पर गुस्से से दरवाजे को देख रहा था। फिर उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया। दो में से कोई एक बात थी, या तो वो अंदर थी, बाहर नहीं आना चाहती थी, इससे सहमी हुई थी, या उसकी नींद के दौरान ही सुबह उठकर इस कॉटेज से चली गई थी। वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। दूसरी तरफ जाकर उसने बेडरूम की खिड़की को देखा। वो अंदर से बंद थी। शीशे के पार पर्दे नजर आ रहे थे। पर्दों के पीछे कमरा नजर नहीं आ रहा था। उसने खिड़की पर बार बार दस्तक दी, बार बार आवाजें दी। कमरे की पुरअसरार खामोशी ने उसे और भी झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया। वो कॉटेज में वापस आया। फौरन ही तैयार होकर दरवाजों को लॉक किया। फिर कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए सोचने लगा, वो बहुत चालाक है। मेरे बेदार होने से पहले ही कॉटेज से चली गई है। यकीनन कामरान के पास गई होगी, मगर उसके पास जाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं उसे बताना चाहता हूं कि जिस पर तकिया कर रही है उसका कोई नहीं है, उसके किसी काम नहीं आ सकता। जो कुछ हूं मैं हूं, मैं ही उसके हर तरह काम आ सकता हूं। सफा नंबर 140। वो सोचता हुआ ड्राइव करता हुआ अस्पताल के अहाते में पहुंचा। अभी मुलाकात का वक्त नहीं हुआ था। उसके ख्याल के मुताबिक मोना को अस्पताल के वेटिंग रूम में होना चाहिए था। वो अभी कामरान से मिलने नहीं पाई होगी। जब वो वेटिंग रूम में पहुंचा तो वाकई मोना वहां मौजूद थी। खिलाफ तवक्को से देखते ही मुस्कुराकर खिल उठी। फौरन अपनी जगह से उठकर बोली, हेलो, आप तो बड़ी जल्दी बेदार हो गए। मैंने सोचा था आपको जगाऊं, फिर सोचा ख्वाब और गोलियों का असर होगा, लिहाजा सोने दिया जाए, इसलिए चुपचाप यहां चली आई। वो बड़ी हैरानी से उसका मुंह तक रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था क्या वो खुश मिजाजी का मुजाहिरा करते हुए ताने दे रही है। उसने पूछा, कल गुस्सा दिखा रही थी, मेरे खिलाफ जहर उगल रही थी, ये अचानक मिजाज कैसे बदल गया? कल बात ही कुछ ऐसी हो गई थी, मेरी जगह कोई भी होता गुस्सा आ सकता था। बेडरूम में जाने के बाद रफ्ता रफ्ता अकल आने लगी। ये समझ में आ गया कि अगर झूठ बोलते हैं तो डॉक्टर जॉन हंटर झूठ नहीं बोल सकता। आपने वो ख्वाब आवर गोलियां मेरी प्याली में इसलिए मिलाई थी कि आराम से सो सकूं। आपको मेरे आराम का ख्याल था। वो खुश होकर बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मैं झूठ बोलकर तुमसे क्या हासिल कर लूंगी? क्या तुम मुझ पर एतमाद करती हो? पहले नहीं करती थी, अब करती हूं। मेरे शौहर के बाद इस मुल्क में मेरा और कौन है? एक आप ही तो हैं। वो खुश होकर बैठ गया। मूना उसके पास ही बैठ गई। ये और खुशी की बात थी। पहली बार वो खुद उसके पास आकर बैठ रही थी। उसी वक्त डॉक्टर जॉन हंटर वहां पहुंच गया। उन्हें एक साथ बैठे देखकर ठिठक गया। वो भी हैरान हो रहा था। मूना ने फौरन कहा, डॉक्टर, हमारी गलतफहमी दूर हो गई है। सफा नंबर 141। उसने मुस्कुराकर खुशी का इजहार किया, लेकिन कुछ न कह सका।
بات ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مراد پر ڈالی، پھر مونا سے کہا، ملاقات کا وقت ہو چکا ہے، تم کامران کے پاس جاؤ۔ پارٹ 12 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 13 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔